हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है आपका झारखंड से संबंधित ज्ञान। यह आपका उड़ान पब्लिकेशन का सेट पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हम लोग एक लाइन से टोटल चारों पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसमें बताया गया बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बताया गया बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में 100% मैच कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा कि झारखंड में टंगस्टन नामक खनिज का उत्पादन मुख्यतः निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टंगस्टन का ना, तो याद रखिए कि झारखंड में टंगस्टन का उत्पादन जो है ना वो आपका मुख्यतः काला माटी जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यहाँ पे बेसिकली किया जाता है। इसके अलावा इसका उत्पादन जो है वो आपका हजारीबाग में भी किया जाता है। याद रखिएगा ना, यहाँ पे आपके पास सिर्फ काला माटी दिया हुआ, तो इसका आंसर सिर्फ काला माटी हो जाएगा। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोध बांध निम्न में से कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोध बांध जो है ना वो आपका दुर्गापुर बांध है। इसके अतिरिक्त 6 जल विद्युत गृह और आपका 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण भी जो है वो आपका किया गया। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत गजिया बांध का निर्माण प्रस्ताव है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत जो है आपका खरकई नदी पर पूर्वी सिंहभूम में इसका निर्माण का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है ना। पूर्वी सिंहभूम में कहाँ पे, खरकई नदी में ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत झारखंड राज्य के किस स्थान को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को इसमें बेसिकली चुना गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको टूरिज्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना था, जिसमें से निम्न में कौन शामिल नहीं है नहीं, कौन शामिल नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें याद रखिए कि जो आपका शामिल नहीं है वो है आपका तोपचांची झील, जो कहाँ पे स्थित है, ये आपका धनबाद में स्थित है। ये आपका शामिल नहीं है, बाकी जो है वो आपके शामिल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि JREDA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि वर्ष 2001 में राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु JREDA, जिसे झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाता है, का गठन जो है वो किया गया था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2015 की धारा 14(1) के तहत ना 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो किया गया। कब किया गया, 2010 में। 2010 कब में, 28 मई को ना। वही नेक्स्ट है आपका कि मोलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन निम्न में से किस स्थान में होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिए कि मोलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में होता है। कहाँ होता है, पूर्वी सिंहभूम में ना। वही नेक्स्ट है कि आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति किस क्षेत्र में है, बताइए किस क्षेत्र में है। तो जी हाँ, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जिस क्षेत्र में है वो है आपका हजारीबाग। कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग क्षेत्र है, याद रखिएगा ना। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा कि आपका आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति जो है वो आपका हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में है। कहाँ है, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में है। और बेसिकली ये आपका उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड एशिया के अंतर्गत जो है वो आता है। इसे भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, माफ कीजिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका होना चाहिए था मिलान करे। क्या होना चाहिए था, मिलान करे होना चाहिए था ना। ये मिस्टेक हो गया, PDF में मैं आपको इसे सुधार के दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मिलान करे होना चाहिए था। आपके पास उद्योग और संबंधित स्थान दिए हुए, ये भी थोड़ा, ये आपका थोड़ा इधर होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया ये।
ठीक है। तो देखिए उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है पर्वतपुर में। वहीं अगर देश का प्रथम कोल वासरी की बात करते हैं तो ये आपका स्थित है घाटों में। और वहीं एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी की बात करते हैं तो ये आपका है पीपरवार में। और लास्ट आपका बच गया कथारा कोल वासरी। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका बोकारो में है। आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और अगर इधर से भी आप देखिएगा तो ए का 3 जो है वो सिर्फ आपका एक में ही दिया हुआ है। इस हिसाब से भी अगर आपको ये इसका एक भी आंसर पता हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटानाइट नामक खनिज किस स्थान पर पाया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि साहेबगंज में स्थित बेटानाइट नामक खनिज जो है वो आपका एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। याद रखिएगा क्या है? एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण जो है वो आपका ज्वालामुखी के राख से होता है। अब इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? साहेबगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन के बाद ना झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका NH-20 है, जो कि कोडरमा, रामगढ़, रांची, खूंटी व आपका पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरता है। आपका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? तो जी हाँ, आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अनुसार, अच्छा माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए आपका जिससे होकर नहीं गुजरती है वो आपका है पूर्वी सिंहभूम ना। ये आपका खूंटी से भी गुजरती है, रांची से भी गुजरती है, पश्चिमी सिंहभूम से भी गुजरती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम से नहीं गुजरती है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग कितनी मेगावाट है? बताइए कितनी मेगावाट है? तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिए कि ये आपका 2735 मेगावाट है। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2735 आपका बिल्कुल ईजी वे में याद हो जाएगा। तो 2735 मेगावाट जो है वो है, इसे याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में कुल कितने आवास निर्माण की योजना प्रस्ताव की गई है? तो जी हाँ, जितने निर्माण की प्रस्तावित की गई है वो है आपका 2 लाख। कितना है? 2 लाख आवास योजना का प्रस्ताव जो है, यानी बोल सकते हो प्रस्तावित जो है वो आपका किया गया है। याद रखिएगा ना कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में कुल कितने रुपए प्रदान किया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसके लिए बेसिकली आपका 3500 रुपये जो है वो आपके प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा ना। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना की शुरुआत जो है वो आपका 15 नवंबर 2022 को की गई थी। कब की गई थी? 15 नवंबर 2022 को की गई थी। अब इसके तहत क्या था कि प्रभावितों को तत्काल राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 3500 रुपये प्रदान किया जाता है ना। तो प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वर्ष 2022 की। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो आपका अनुमंडल तथा जिला मुख्यालय तक जाने हेतु आवागमन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना था ना। तो ये आपकी शुरुआत कब की गई थी? 2022 में की गई थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित गांवों में मुर्गू ग्राम जो कि आपका गुमला में स्थित है का संबंध निम्न में से किसके शहीद से है? बताइए किसके शहीद से है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वर्ष 2017 में शुरू शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो है वो आपका झारखंड के शहीदों के गांवों में पक्के मकान, शिक्षा, आधारभूत संरचना आदि का संपूर्ण विकास जो है वो किया जाना था। अब इसी के तहत चयनित शहीद तिलंगा खड़िया जिसका ग्राम जो है वो आपका मुर्गू
सिसई गुमला में है का विकास जो है वो किया जाना था ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति थे आपके तेलंगा खड़िया। कौन थे, तेलंगा खड़िया थे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य गहनता लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य गहनता जो है वो आपका 135.8% है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 136 बोल सकते हो ना, पॉइंट को हटा करके। ठीक है, कभी कभी अगर आपके पास 135.5% भी दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका सही आंसर होगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, बताइए। तो जी हाँ, वो आपका कितना है, तो वह है आपका 2। झारखंड राज्य में गुमला और लोहरदगा जो है वो 2 ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हेतु आरक्षित है ना। तो क्या कितना सेट हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में पहली बार किस भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको याद रखना है ना बहुत सारा बात, जैसे राज्य में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। ठीक है, लेकिन इस हेतु मुंडारी हो गया, कुड़ुख हो गया, खड़िया एवं संथाली भाषा के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में पहली बार बंगला और उड़िया भाषा में जो है वो आपका प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बंगला और उड़िया हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्तमान झारखंड में वर्तमान मंत्री परिषद में खेल कूद एवं युवा कार्य मंत्रालय निम्न में से किसके अधीन है, बताइए किसके अधीन है। तो जी हाँ, अगर इसमें आप देखते हैं तो ये बेसिकली आपके हफीजुल हसन के अधीन में है। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें याद रखिएगा आप कि वर्तमान में झारखंड में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या जो है वो आपकी 35 है। वहीं आपका राज्य निर्माण के समय जो था ना, ये आपका सिर्फ 8 था, याद रखिएगा ना, राज्य निर्माण के समय 8 था और अभी कितना है, टोटल 25 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो है आपका कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखिए इसको आप समझिए। जैसे गांव कचहरी का प्रमुख को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, जिसका कार्य जो है वो गांव के छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों को निपटाना होता है। वहीं ग्राम कचहरी में सरपंच सहित कुल 9 सदस्य होते हैं तथा वे आपस में से एक उप सरपंच का भी चुनाव करते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका सरपंच ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपरमेश्वर धाम किस स्थान पर स्थित है, बताइए। तो जी हाँ, अपरमेश्वर धाम जो है ना वो आपका खूंटी में स्थित है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परम परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा ना। पूर्वी सिंहभूम में कहाँ पे, तो वह है आपका तूरा मंडी में ना, याद रखिएगा, तूरा मंडी पूर्वी सिंहभूम में है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के क्रांतिकारी रघुनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जी हाँ, इनमें से जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है, इन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। जी नहीं, इन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के अनुसार ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में दूसरा सबसे न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है, बताइए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम 1% वाला जिला जो है वो आपका जामताड़ा है, जहाँ पे 5.8% वन जो है वो पाए जाते हैं। जिसके बाद इस अनुसार जो है वो दूसरे स्थान पर देवघर आता है जो 8.3% है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जामताड़ा हो जाएगा न्यूनतम ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ष 2023 का संथाली साहित्य एकेडमी पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि वर्ष 2023 का संथाली साहित्य पुरस्कार जो है वो आपको तूरिया चंद बास्के, जिसे तारासीन बास्के भी कहा जाता है, को जावा बाहर नामक लघु कथाएं के लिए मिला है। याद रखिएगा, तारासीन बास्के को ना मिला है, ठीक है। वर्ष 2022 का संथाली साहित्य एकेडमी पुरस्कार जो है वो आपका कजली सोरेन को मिला है, जिसे जगन्नाथ सोरेन भी कहते हैं, उन्हें मिला है। उनकी कविता साबरनका बालीरे सानन पंजय के लिए मिला था ना, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिसुआ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं बिसुआ मेला का, तो बिसुआ मेला का आयोजन जो है वो आपका 14 अप्रैल को प्रति वर्ष बसंत राय गोड्डा में किया जाता है ना। कहाँ पे? बसंत राय गोड्डा में किया जाता है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि दुढ़िया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। तो जी हाँ, अगर दुढ़िया नृत्य की बात करते हैं तो दुढ़िया नृत्य जो है वो आपका उरांव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है, जो खेतों में बीज बोने के पश्चात मौसमी परिवर्तन के बाद जब खेत में धूल उड़ती है ना, तब धूल उड़ते हुए यह नृत्य जो है वो किया जाता है ना। वहीं इस दौरान मांदर बजाकर लोग भी नाचते हैं, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो हो जाएगा आपका उरांव ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिरिडीह में स्थित स्टीवेसन मेमोरियल चर्च का संबंध किस मिशन से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका पंजबा गिरिडीह में स्थित स्टीवेसन मेमोरियल चर्च जो है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका संबंध जो है ना वो आपका संथाल मिशन से है, याद रखिएगा ना, किससे है? संथाल मिशन से है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बंजारा जनजाति का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बंजारा जनजाति का संबंध जो है वो आपका संथाल परगना क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? संथाल परगना क्षेत्र से है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की नई 33वें जनजाति पुराण के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें बेसिकली इसे चलाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलाऊ बोलते हैं ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप याद रखिएगा, इसे भारत के गजट में 8 अप्रैल 2022 को जो है वो आपका अधिसूचित किया गया था ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से किस जनजाति में फागो पर्व के द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है, बताइए। कौन सा पर्व होता है? तो जी हाँ, वो पर्व आपका होता है खड़िया पर्व। कौन सा पर्व होता है? खड़िया पर्व होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में लाई गई CSR नीति 2020 के तहत CSR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, बताइए। कौन है इसके अध्यक्ष? तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिए कि झारखंड में CSR नीति 2020 को राज्य की पहली कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, जिसे CSR बोलते हैं, है ना। वहीं इसकी घोषणा जो है वो आपका फरवरी 2021 को की गई थी, जिसके तहत CSR प्राधिकरण की संरचना के अध्यक्ष जो है वो आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ मुख्यमंत्री दिया हुआ है तो मुख्यमंत्री हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड से सरस्वती देवी ने निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं दी थी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका कि आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह में भूमिका नहीं रखती थी ना, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हाल ही में झारखंड में अबुआ वीर दिसोम अभियान का शुभ आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है, बताइए। इसका उद्देश्य क्या था? तो जी हाँ, इसमें अगर आप याद रखिए कि इसका मुख्य उद्देश्य था वो आपका था कि आदिवासी और वनों पर निर्भर लोगों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में हाल ही में संपन्न एशियाई वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में उप विजेता कौन सी टीम थी? तो जी हाँ, उप विजेता जो टीम थी ना वो आपकी थी भारतीय टीम ना। इसमें आप याद रखिएगा कि 2023 में भारतीय टीम ने जापान को 4-0 से हराकर विजय बनी थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग में झारखंड की इसने 100 मीटर हर्डल्स में
स्वर्ण पदक जीती थी बताइए। तो जी हाँ, वो आपकी थी सुजाना लकड़ा। कौन थी? सुजाना लकड़ा थी, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक अनजान साक्षी के लेखक कौन है जिसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया था बताइए। तो जी हाँ, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो थे आपके प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार थे ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के किस राज्य में स्थापित किया गया है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, न्यू जर्सी के रॉबिन्स वैली टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। और यह मंदिर जो है आपका कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो है। इसलिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ न्यू जर्सी दिया हुआ है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पे विचार कीजिए। पहला कथन आपके पास कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार सभी प्रारूपों जैसे ODI हो गया, T20 हो गया और टेस्ट में हो गया एक साथ नंबर 1 टीम बनी, या फिर ऐसा करने वाला पहली क्रिकेट टीम जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया टीम है बताइए। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें से सही कथन की बात करते हैं तो देखिए, क्रिकेट की इतिहास में ना सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जो कि आपका 2012 में एक साथ तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंक पर आई थी ना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन ए कि सिर्फ आपका एक कथन जो है वो सही है, लेकिन बी वाला जो है वो कथन सही नहीं है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं आई थी, बल्कि कौन टीम आई थी? तो वह है आपका दक्षिण अफ्रीका आई थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथन में से गलत कथन को चुनिए। तो देखिए, आपका अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो जो आपका गलत कथन है ना, इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। इसमें क्या है कि पुराने संसद भवन का नाम जो है वो भारत का सदन कर दिया गया। तो जी नहीं, पुराने संसद भवन का नाम जो है वो बदलकर संविधान संसद कर दिया गया है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपके पास कि प्राचीन भारत के होयसन साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। वहीं दूसरा आपके पास है कि होयसन साम्राज्य के मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थान है बताइए। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो जी हाँ, इसमें से अगर हम सही कथन की बात करते हैं तो देखिए, आपके पास ऑप्शन 1 जो है वो कथन सही है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो आपका गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ये 41वां स्थल नहीं बल्कि 42वां स्थल था ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है इसमें। पहला आपके पास है कि मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया है। वहीं दूसरा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो देखिए, पहला कथन तो आपका एकदम सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में पहले सौर शहर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है वो किया गया था। इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वह है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक पिच साइंड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट के लेखक कौन है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके अमृत माथुर है। कौन है? अमृत माथुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापानी भारतीय समुद्री अभ्यास 2024 GI मैक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि यूनेस्को जापान के 8वां जापान भारतीय समुद्र अभ्यास जिसे GIMEX 2024 जो है वो शुरू हुआ। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल जिसे JMSDF कहते हैं द्वारा आयोजित इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और JMSDF के JS युगिरी जो है वो इसमें शामिल थे। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो आपका हो जाएगा यूनेस्को जापान ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा अबू मूसा, ग्रेटर दुबा और लेसर दुबा किन दो देशों के बीच
छोटे विवादित द्वीप है? बताइए किन दो देशों के बीच छोटे विवादित द्वीप है? तो जी हाँ, उसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में, ये आपके ईरान और यूएई के दो देशों के बीच जो है छोटे विवादित द्वीप है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला आपके पास कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है वो आपका स्वयं और समाज के लिए योग रखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। बताइए कौन सा कथन सही है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें सही कथन की बात करते हैं तो आपको देख के कि समझ में आएगा कि पहला कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि इसका थीम जो है वो स्वयं और समाज के लिए रखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 9वां नहीं बल्कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह जो है वो किया था, इसलिए आपका इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है? बताइए। तो जी हाँ, वो व्यक्ति है आपके सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि काला शोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म स्थविर और महासंधिका में बट गया। वहीं दूसरा है कि तीसरे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। बताइए इसमें से आपको सही कथन चुनना है और बताना है कि इसमें से सही कौन है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं सही कथन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गलत दे दिया है ना, ऑप्शन गलत है ये। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आपका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा केवल ए। केवल ए जो है ना आपका इसमें सही दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट है कि निम्न कथन में से गलत बताया। बताइए इसमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो आपका गलत कथन है, रंगपुर हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। तो जी नहीं, रंगपुर नहीं था। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि लोथल जो था ना वो आपका हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट आपके पास कि एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है वो आपका असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि शिवाजी के प्रशासन में अमात्य मजमुआदार का क्या अर्थ है? बताइए। तो जी हाँ, इसका अर्थ आपका होता है आय व्यय के लेखों की जांच करना। क्या होता है? आय व्यय की लेखों की जांच करना होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला आपके पास कि तुलसीदास का उल्लेख अबुल फजल के आईने ए अकबरी में हुआ है या फिर इन्होंने वर्वे रामायण की रचना की है। बताइए इसमें से दोनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि तुलसीदास का उल्लेख जो है वो आपका आईने ए अकबरी में नहीं हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है वो दिया गया? तो जी हाँ, वो आपका अनुच्छेद 39 घ में दिया गया है। याद रखिएगा ना कि इसमें 39 घ में दिया गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से असत्य को चुनिए। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। इसमें क्या है आपका कि क्या किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है? तो जी हाँ, ये आपका कथन जो है वो असत्य हो जाएगा ना, ये आपका नहीं होता है। वही नेक्स्ट आपके पास कि भारत में कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे? बताइए। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि वो व्यक्ति थे आपके बीपी नरसिम्हा राय। बीपी नरसिम्हा राय जो थे वो आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। तो जी हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका साउथ बटन द्वीप जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है
वहाँ पे स्थित है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कौन होता है आपका, सरपंच होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल हैं। दूसरा है भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगी हुई है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें आ जाइए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा कि सिर्फ आपका भारत के 5 राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से लगी हुई है। ये कथन आपका सत्य है, लेकिन भारत उप महाद्वीप के तहत 6 देश शामिल हैं, ये आपका कथन गलत है ना। याद रखिएगा, इसके तहत टोटल 5 देश है। कौन कौन से देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड का निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है। तो जी हाँ, इसको हम लोग पहले भी एक सेट में पढ़े हुए हैं, वो है आपका हजारीबाग। हजारी जो है वो आपका पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है वो आपका 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका था कि प्रवासी मजदूर तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ दिलवाना ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून 2020 हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी के सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता देश क्रमशः कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका भारत, ब्राज़ील और थाईलैंड है ना। भारत का ब्राज़ील और थाईलैंड है। यहाँ पे भारत दिया तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मिलान कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आपको मिलान करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं आमेश्वर मंदिर, तो आमेश्वर मंदिर कहाँ है, खूंटी में है। वहीं आपका महादानी बाबा मंदिर कहाँ पे है, रांची में है। चिंतामणि मंदिर गुमला में, और भद्रकाली मंदिर जो है वो आपका चतरा में है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन से सारा जो है वो आपका सुमेलित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन व्यासर पांडी और बालाजाह रोड, जिसे आरकोट बोलते हैं, के बीच चली। वहीं नेक्स्ट आपके पास कि भारत रेल परिवहन सेवा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल परिवहन प्रणाली है, क्या है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारतीय रेल परिवहन सेवा जो है वो आपका एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी अमेरिका रूस सबसे बड़ी रेल प्रणाली जो है वो है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है सिर्फ ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एस्तोनिया की राजधानी क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग एस्तोनिया की राजधानी की बात करते हैं तो एस्तोनिया की राजधानी जो है वह आपका तल्लीन है। कौन सी है, तल्लीन है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से असंगत को चुनिए। बताइए इसमें से असंगत कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं असंगत की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डीआर गार्डन मॉडल पर आधारित है। तो जी नहीं, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि चौथी पंचवर्षीय योजना पे डीआर गार्डन मॉडल जो है वो आपका आधारित है। इसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। वहीं दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइए सही कथन इसमें से कौन सा है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर नहीं है ना। वही नेक्स्ट है आपका कि निम्न कथन में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें गलत कथन का बात करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी को आप देख सकते हैं, जिसमें है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता। ये कथन आपका गलत है। चलिए इसके बारे में अगर जानते हैं तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 280(3) BB के तहत संघीय वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर न राज्यों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय जो है वो सुझाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो हम लोग के पास 4 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के बताना है कि वो कहाँ पे पाई जाती है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक या बोल सकते हो कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण जो है वो करती है। अब आते हैं ग्रंथि पे। अगर बात करते हैं तो आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, पेनियल और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि भी इसका हो जाएगा, पीनियल भी हो जाएगा और हाइपोथैलेमस भी हो जाएगा। आ जाइए ऑप्शन में, तो कूट के अनुसार आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो करते हैं, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि परिवर्धन और परिधि अंतःस्रावी ग्रंथियों को ना क्रिया करने का नियंत्रण करते हैं ना। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका पीयूष ग्रंथि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। वहीं ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर भी कार्य करता है और उनके सिकुड़ने को प्रेरित भी करता है। साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक आप याद रखिएगा कि मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के सिकुड़ने और दूध ग्रंथियों से दूध के स्राव को भी प्रेरित करता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ वो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयोडीन के लिए, तो देखिए इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन से सामान्यतः दर से संश्लेषित किए गए आयोडीन की आवश्यकता जो है वो होती है। दैट मीन्स में क्या हो जाएगा, आपका थायराइड ग्रंथि हो जाएगा ना। थायराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि पीनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस कथन में से सत्य कथन जो है वो कौन सा है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला कथन जो है वो आपका असत्य हो जाएगा और दूसरा कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। पहला कथन में दिया हुआ है कि यह ग्रंथि पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जबकि दूसरा में है कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, केवल 2 सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोनों के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में क्या होता है कि ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का भी स्राव करती है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, वो आपका है थाइमोसिन। यहाँ पे गलती से बाइमोसिन हो गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे थाइमोसिन होगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं आपातकालीन हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन की, तो वो आपका होता है एड्रिलिन ना। कौन सा ग्रंथि होता है, एड्रिलिन हार्मोन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, बताइए कहाँ होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन जो है वो आपका अंडाशय में होता है, इसे याद रखिएगा ना। देखिए अगर इसमें हम लोग ध्यान देते हैं तो याद रखिएगा कि अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करती है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अंडाशय जो है वो आपका 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूह का भी उत्पादन करता है, जिन्हें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी कहते हैं ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं बताइए। क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की, तो वो आपका होता है न्यूरॉन तंत्री कोशिका होता है। कौन होता है? न्यूरॉन तंत्री कोशिका होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका सिनेप्सिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के द्वारा होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा की दिशा होती है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की, तो देखिए किसी भी विद्युत धारा के सतत या बोल सकते हो चालू तथा बंद पथ की विद्युत परिपथ कहते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित है के प्रभाव की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत प्रवाह की दिशा जो है वो माना जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर जो आपका पहला हो जाएगा कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसके लिए बेसिकली आपका बैटरी तथा सेल अपने संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका रासायनिक ऊर्जा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताइए। यहाँ पे आपके पास कुछ दिया हुआ है, आपको 3 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सही है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक जो है वो आपका एम्पियर नहीं कूलाम होता है। वहीं दूसरा में आपके पास दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है। तो ये दोनों आपका गलत दिया हुआ है ना। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है वो एम्पियर होता है, ये आपका सही है। बाकी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो आपका गलत है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी केवल 3 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उपर्युक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें नियम की बात करते हैं तो ये नियम आपका ओम का नियम होता है ना। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग 1827 की। 1827 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत धारा के तार में प्रवाहित विद्युत धारा जिसे आई बोलते हैं तथा उसके सिरों के विभवांतर जिसे भी बोलते हैं में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का ताप जो है वो समान होना चाहिए और इसी को बोला जाता है ओम का नियम, जो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ओम का नियम ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो जी हाँ, अगर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो है वो आपका आधी हो जाएगी। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी ना। इसका बी आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए कि आपका कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं या बोल सकते हो ठोस या फिर गैस अवस्था में ही पाई जाती है। मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ब्रोमीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट कथन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास दिया हुआ है कि मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल पाई जाती है। वही नेक्स्ट है कि क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जाता है। तो
तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो जी हाँ, ये दोनों कथन जो है ना आपका, दोनों कथन आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगता है। बताइए, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है ना, ये तो सभी को पता है। ये इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है ना। वहीं इन्हें सुरक्षित या बोल सकते हो संरक्षित रखने के लिए ना, आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर जो है वो रखा जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम। दैट मीन्स 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, आपके पास एनोडीकरण दिया हुआ। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनोडीकरण की, तो एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। वहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित रखती है ना। वहीं उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जो है वो चढ़ जाती है। और इसमें आप याद रखिएगा कि ऑक्साइड की एक परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संरक्षित से उन्हें सुरक्षित रखती है ना, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को ना एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जा सकता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रोजन अम्ल यानी NH2O के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बताइए ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखिए, सामान्यतः धातुएं जो होती है ना वो आपका अम्ल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल NH2O के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है वो आपका एक प्रबल कारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O हो गया, NO हो गया और NO2 हो गया से में अपचयित हो जाती है। अतः इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि कोर्टाना डिजिटल असिस्टेंट को शामिल करने वाला पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। बताइए, तो जी हाँ, वो आपका विंडोज़ जो था ना वो आपका विंडोज़ 10 था ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, जिसे पूर्व में विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, का उद्देश्य क्या है। बताइए, तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो बेसिकली इसका उद्देश्य जो था वो था कि फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज़ करने और प्रतिबंधित करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता था। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विंडोज सुविधा आपको किसी फाइल या फोल्डर की सामग्री या अनुमतियों सहित एक सटीक प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देती है। बताइए कौन सा वो है। तो जी हाँ, वो आपका है फाइल बैकअप। क्या होता है, फाइल बैकअप होता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी विंडोज़ उपयोगकर्ता कमांड और स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करती है जो उन्नत सिस्टम प्रशासन कार्यों की अनुमति देती है। बताइए कौन सा वो होता है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका होता है कमांड प्रॉम्प्ट। क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ नेटवर्क समस्या निवारण में पिंग कमांड मुख्य रूप से क्या प्रशिक्षण करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें यहाँ पे देखते हैं पिंग के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये आपका नेटवर्क विलंबता को दर्शाता है। यानी कि पिंग जो होता है वो आपके नेटवर्क को काफ़ी स्लो कर देता है, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक लो हो जाता है ना। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ में बीट लॉकर किसके लिए इंस्क्रिप्शन प्रदान करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बीट लॉकर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका संपूर्ण हार्ड ड्राइव और वॉल्यूम को ना इंस्क्रिप्ट प्रदान करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विंडोज समस्या निवारण उपकरण आपको महत्वपूर्ण फाइलों और फोल्डरों की बैकअप
प्रतियां बनाने की अनुमति देता है। तो जी हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो यह आपका होता है विंडोज़ बैकअप और रीस्टोर होता है। क्या होता है? विंडोज़ बैकअप और रीस्टोर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उपयोगकर्ता इंटरफेस अनुकूल के संदर्भ में विंडोज़ एरो का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विंडोज़ एरो के उद्देश्य का, तो विंडोज़ एरो विंडोज़ में एक दृश्य शैली है जो एक पारदर्शी और देखने में आकर्षक उपयोगकर्ता इंटरफेस जो है वो प्रदान करते हैं। एडमिन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ टास्क मैनेजर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप क्या करता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जो है वो आपका एक शॉर्टकट होता है जो सीधे विंडोज़ टास्क मैनेजर को खोलता है, जिससे आप चल रही प्रतिक्रियाओं और एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर सकते हैं ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीधे टास्क मैनेजर खुलता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा क्षेत्र में वन नोट का सामान्य उपयोग क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वन नोट का उपयोग जो है वो आपका आमतौर पर शिक्षा में सहयोगात्मक नोट देने के लिए किया जाता है, जो छात्रों और शिक्षकों को कक्षा नोट्स बनाने और साझा करने की अनुमति भी प्रदान करता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर से, कक्षाओं में सहयोगात्मक नोट देने के लिए ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑफिस 365 में ऑफिस एप्स को ऑनलाइन और मोबाइल संस्करण का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग मुख्य लाभ की बात करते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि यह है आपका वे निर्बाध क्रॉस प्लेटफॉर्म संगतता जो है वो प्रदान करते हैं ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आपके पास के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज पर एक साथ सहयोग करने की अनुमति देती है, बताइए। तो जी हाँ, वो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो वो आपका होता है सहलेखन। क्या होता है? सहलेखन होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूलभूत इकाई क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचनाओं का मूलभूत इकाई जो है वो आपका क्यूबिट होता है। क्या होता है? क्यूबिट होता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पावर पॉइंट में एक्शन के दौरान मुख्य रूप से प्रस्तुत दृश्य का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि इसका उपयोग जो है ना वो आपका स्पीकर नोट्स देखने और प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसका क्या मतलब है जब ऑफिस एप्स को एक दूसरे के साथ निर्बाध एकीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और डाटा और सुविधाओं को आसानी से साझा करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एआई में नैतिक विचार किससे संबंधित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग एआई की बात करते हैं तो एआई में बेसिकली एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह, गोपनीयता और पारदर्शिता का संबंध जो है वो होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीडीपीआर सामान्य डाटा संरक्षण विनिमय मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, बताइए। किस पर केंद्रित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका यूरोपियन संघ के नागरिकों के लिए डाटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है ना। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि क्वांटम कंप्यूटरों की वर्तमान स्थिति में उसकी एक महत्वपूर्ण सीमा क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग इसकी सीमा की बात करते हैं तो इसका सीमा जो है वो आपका सीमित क्यूबिट गिनती होती है ना। क्या होता है? सीमित क्यूबिट गिनती होती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन कंप्यूटिंग क्लाउड डाटा केंद्रों से कैसे संबंधित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो देखिए यह आपका जो है ना यह एक स्काउट डाटा केंद्र में ऊर्जा कुशल सर्वर का प्रयोग करने को संदर्भित करता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि
डाटा संचालित निर्णय प्रक्रिया व्यवसायों और स्वास्थ्य देखभाल को कैसे प्रभावित करती है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, यह आपका डाटा और अंतर्दृष्टि पर आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के ज्ञान को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं थे, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है ना वो आपका काफ़ी बड़ा और काफ़ी लेंदी है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो सारा क्वेश्चन जो है वो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बाकी अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस शीट का जो है ना वो आपको PDF मिलेगा। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। हम लोगों का टाइम ड्यूरेशन जो था वो मात्र 15 दिन का था, लेकिन मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई जिसके कारण मैं कंटिन्यू अपलोड वीडियो नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैक्सिमम चांस है कि आज से आपका कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा। और मेरा मतलब मैक्सिमम चांस यही है कि मैं एक दिन में पूरे एक सेट को कंप्लीट कराऊँ, ताकि अभी मान लीजिए आज 10 तारीख है तो कम से कम 15, 18, 19 तक ना आपका सारा का सारा जो है वो मैं आपको सेट जो है वो कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि इसमें टोटल 15 सेट है ना। अब मेरा टारगेट है कि 20 से पहले मैं आपको टोटल का टोटल सेट जो है वो दे दूं। बाकी रीजनिंग मैथ तो माफ़ कीजिएगा, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग मैथ आपका सारा बोर्ड के ऊपर होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उसे भी अगर जितना भी हो सकेगा मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी उसमें क्लियर करने का कोशिश करूँगी। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतने अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल में जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सभी के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। आपका 17 तारीख को जो है वो आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो एनी हाउ होने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करके जी जान लगा के पढ़िए और दूसरों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।